वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी को आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया। 5 साल में भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनिक उत्पाद हम आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं कि आपके घर तक पूरी दुनिया के सबसे जो बेहतरीन उत्पाद हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ हों, पौष्टिक हों, बिल्कुल केमिकल फ्री हो, वो आप तक पहुँचे। इस कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए हमें कुछ चीज़ें महसूस हुई जो आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे। क्या क्या चीज़ें महसूस हुई? आपको ये तो पता है कि जो भोजन इस वक्त मार्केट के अंदर मिल रहा है उसमें भयंकर केमिकल डाला जा रहा है, चाहे उसमें प्रिजर्वेटिव हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो। तो आज हम बेसिकली आपको खेत में लेकर आए, किसान के पास लेकर आए। आज हम आपको उन खेतों के साथ में उन किसानों से परिचित कराएंगे जो प्रैक्टिकल रूप में आपको बताएंगे कि अगर मेरा ये खेत है जहाँ से मैं गन्ना निकाल रहा हूँ, जहाँ से मैं आलू निकाल रहा हूँ, जहाँ से मैं चावल निकाल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से एक क्रॉप को उगाने में कितने केमिकल का इस्तेमाल करता हूँ। जब इस वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देखेंगे तो आप ये आंकलन कर पाएंगे कि आज जो हम अपने बच्चों को भोजन परोस रहे हैं उनमें एक्चुअली कितना केमिकल और कितना जहर है जो मिलाकर बच्चों की प्लेट में हमने परोस दिया। जब इस चीज़ को आप क्वांटिफाई कर लेंगे, खुद किसान के मुंह से आप चीज़ें जान लेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ऑर्गेनिक जो हम खा रहे हैं बच्चों को कितने जहर से बचा रहे हैं और कितना जहर है जो हम परोस देते हैं अगर बिना सोचे समझे उनकी खाली थाली में परोसेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये, आपने वाक्षी को समर्थन दिया, वाक्षी आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचा रही है। इसका तरीका हमने क्या अपनाया? जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको हम पहचानते हैं और उनका सामान आप तक लेकर आते हैं। लेकिन अन्न उगता कहाँ है? अन्न उगता है खेत में। उगाता कौन है? किसान। ऐसे कितने किसान हैं? हमने कहा समृद्ध भारत का सपना लेना चाहिए। समृद्ध भारत तब होगा जब भारत देश में वो लाखों करोड़ों किसान जो केमिकल खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दें। इसमें कि कहीं ना कहीं आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज जिन जिन किसानों से हम मुलाकात करेंगे, जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से जानेंगे केमिकल डाल रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये केमिकल को डालना उनका शौक़ है, उनका लालच है कि उनकी मजबूरी है। अगर उनकी मजबूरी है तो कम से कम हम उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करें। आपका और हमारा दायित्व बने कि ऐसे किसानों के उत्पाद अगर वो जैविक खेती से उगाते हैं तो लेकर आएँ, ताकि ऐसे किसानों को केमिकल खेती से हम बाहर निकालकर जैविक खेती की तरफ ला सकें। तो ये 2 उद्देश्य हैं जिनके साथ में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आज की सीरीज़ आपको अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। जो यथास्थिति है, जो एग्जैक्टली जो ग्राउंड सिचुएशन है, उससे हम आपको वाकिफ़ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले हम आए हैं, जिस गांव में आए हैं थोड़ा सा मैं एक बार परिचय जानना चाहूँगा। मेरे साथ में विवेक जी है। विवेक जी एक बार थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दें और जिस गांव में हम आज आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन सी लोकेशन, कौन सी है ये? हाँ जी, धन्यवाद वरुण जी। मेरा नाम विवेक है। मैं राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मैं मेरठ से 20 किलोमीटर दूर गांव है खंदरावली, उस गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी हैं, खड़े हैं, कांति प्रसाद त्यागी जी, और हमारे फार्म्स हैं। जहां पर आज हम खड़े हैं वो खंदरावली से 1-1.5 किलोमीटर दूर गांव है दबथला। तो दबथला गांव के जंगल में हम खड़े हैं। ये खेत दबथला गांव के हैं और देवेंद्र जी हैं हमारे साथ। देवेंद्र जी के ये खेत हैं। तो मेरठ से मात्र 20-22 किलोमीटर पर हम इस जगह खड़े हैं, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। तो विवेक जी, जैसा हमने बहुत बारी वीडियोस में इंट्रोड्यूस भी कराया, विवेक जी पिछले 2 साल से जो जैविक मिठाइयाँ हैं, जितनी मिठाइयाँ हम पूरे भारतवर्ष में आपको पहुंचा रहे हैं ताकि त्योहारों में ये नकली दूध खोए की मिठाइयों से आपको बचा सकें, वो सब विवेक जी के मार्गदर्शन में तैयार होती है। और इनके ऑर्गेनिक खेत के भी हम आज आपको दर्शन कराएंगे जहाँ का गुड़ इस्तेमाल होता है वहाँ की मिठाइयाँ बनाने में। और आज जैसे इन्होंने बताया कि हम देवेंद्र जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। देवेंद्र जी वो हमारे साथ में किसान हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि जैविक खेती करें, लेकिन जो हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि मजबूरी के कारण मुझे केमिकल खेती करनी पड़ती है। जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से केमिकलों का छिड़काव इन्हें मजबूरी में करना पड़ता है और अगर जैविक खेती करें तो कैसे उसको करें और कल को किस तरीके से उत्पाद आप तक या हम तक उनके जैविक खेती के माध्यम से ये पहुँच सकते हैं। तो देवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आपके प्रयासों से ही, विवेक जी के प्रयासों से आज की ये वीडियो जो है वो पूरी हो पा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा अपना परिचय दें, किस तरीके से आप ये खेती के अंदर जुड़े हुए हैं, बचपन से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद में जो केमिकल इस वक्त डाल रहे हैं, कितनी खेती के अंदर कितना गन्ना आपका उग रहा है और जो केमिकल डाल रहे हैं उसके बारे में बताइए। पहले आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे दर्शक। हाँ जी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी और विलेज दबथला है मेरा। पिताजी का नाम श्री यादवीर सिंह जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं और मैं 20 साल सेना में सर्विस करके आया हूं और अभी मुझे 5 साल हुए हैं सेना से सेवानिवृत्त हुए। बिल्कुल। अभी मैं पूर्ण रूप से खेती पे
काम कर रहा हूँ। जी जी, जी। तो किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? मैं बेसिकली गन्ने की खेती है मेरी। हाँ जी, और गन्ना, धान और आलू। गन्ना, धान और आलू। हाँ जी। तो अभी कहाँ पे, मतलब कितना टोटल गन्ना जो है वो अभी आसपास आपने लगा रखा है? गन्ना मैं 6 एकड़ के करीब गन्ना करता हूँ और 15 एकड़ के करीब आलू होता है मेरा जी, और 10 एकड़ के करीब मेरी धान की फसल। धान की होती है। मैं निवेदन करूंगा एक बार चारों तरफ दिखाइए, गन्ने की काफ़ी फसलें हैं जो दिख पा रही हैं, बिल्कुल चारों तरफ से दिखाइए। ये जिन खेत के बीच में हम खड़े हुए हैं चारों तरफ आपको गन्ना दिख रहा है। अब समस्या ये है, इससे ये पता लगाना कि कौन सा केमिकल का है। पूरा घूम जाएंगे वहाँ से, बिल्कुल हाँ, आराम आराम से दिखाइए, बिल्कुल घुमाकर 360 डिग्री पे पूरा घुमाकर दिखाइए। बस ये चीज़ होती है कि खड़े हुए गन्ने को ये आंकलन करना बड़ा मुश्किल है, इसमें केमिकल डला है कि नहीं। उसी की चीज़ों की हम पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए, उसी के अंदर आगे प्रयास करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, विवेक जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि जब भाई साहब हैं, मेरी जैसे देवेंद्र जी से बात भी होती रहती है, तो ये काफ़ी इच्छुक हैं कि जो है खुद जैविक खेती करें और सेवा, मतलब जो जैसे इन्होंने बताया कि आर्मी में थे, तो मतलब ऐसे ही नहीं है, पैशनेट हैं खेती को लेके, इसीलिए वो आके इन्होंने खेती चुनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए खेती में आए, बट कुछ करना चाहते हैं इसलिए खेती में आए। तो मैं बस यही जोड़, कोशिश यही है कि जैविक खेती में जो भी व्यक्ति आने का इच्छुक होता है वो कुछ ना कुछ, देखिए धरती से प्यार किसान को हमेशा से रहा है, चाहे हम कितनी भी आगे पीढ़ी क्यों ना चली जाए, वो हमेशा यही मानेगा कि जो धरती है वो उसकी माता है, जानबूझकर उसमें केमिकल ना डालना पड़े, इसकी कोशिश हमेशा से रहेगी। देवेंद्र जी से जानते हैं। देवेंद्र जी, अभी जो अभी जैसे आपने बताया था, ये जो हमने केमिकल्स, ये हमने भाई साहब से निवेदन किया, सर जितने फसल के अंदर हमारे केमिकल डले हैं उनके बारे में आप प्लीज़ परिचय कराएं, ताकि हमें पता चले कि हम बच्चों को एक्चुअली कौन कौन सा केमिकल जो है परोसने पे मजबूर हैं और कितना जहर जो है वो बच्चों के अंदर जा रहा है। सर ये जितना केमिकल आपने रखा है, मुझे बता सकते हैं ये केमिकल की जो बॉटल्स हैं ये कितने एकड़ में या कितने में यूज़ हो जाती हैं अगर एक बार की क्रॉप यूज़ की जाए? एक एकड़ में कितना गन्ना निकल जाता है? गन्ने में यूज़ करते हैं मैक्सिमम? 1 एकड़ में तकरीबन मान के चलो आप 250 क्विंटल के करीब गन्ना निकलता है। तो 250 क्विंटल हो गया, 1 क्विंटल 100 किलो होता है, तो 250 क्विंटल जो है एक तरह से आपका जो ये सारा केमिकल जो है उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये गन्ने की खेती के लिए ये सारे केमिकल्स आपने गन्ने के अंदर ही उपयोग करने वाले थे। तो एक बार ज़रा समझते हैं, प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। थ्योरी में तो देखिए हम सब समझदार हैं, मैं नीचे केमिकल के नाम देने की कोशिश करूँगा, विवेक जी हमारी मदद करेंगे, हम इनको ट्रांसफ़र करते रहेंगे। जो डाटा अभी तक हम खड़े खड़े निकाल पा रहे हैं वो निकालते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सर्च करिए, जानने की कोशिश करिए कि ये केमिकल किस तरीके से हमारे बच्चों को नुकसान करेंगे। ये चीज़ पक्की है, क्योंकि इन सब के ऊपर एक शब्द पक्का है जो सामान्य रूप में लिखा है, वो है पॉइजन, वो है जहर। बड़ा बड़ा रेड मार्क जो है, इसमें से किसी भी बॉटल को मैं उठा लूँ उसके पीछे बड़ा बड़ा पॉइजन लिखा है। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी कुछ बूंदे भी सीधी ले लेगा तो उसकी जान के ऊपर बन आएगी, उसकी जान जा सकती है। तो अब हम समझते हैं, देवेंद्र जी जरा सीरीज वाइज बताइए, सबसे पहले कौन सा केमिकल डलता है, क्यों आपको वो डालना पड़ता है, अगर वो नहीं डालोगे तो फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डालने से क्या आसानी होगी, ये प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, जो ये इधर 2 बोतल रखी हुई हैं। हाँ जी, एक फिप्रोनिल है, हाँ जी, और दूसरा लैम्डा क्लोरोसाथ्रीन। एक मिनट, अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये है पहली वाली जो है, इसको बोलते हैं फिप्रोनिल 5%, इसकी फोटोग्राफ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी है लैम्डा साइहेलोथ्रिन और साथ में थियामेथॉक्सम 12.6%, ये चीज़ है। सर क्या रीज़न रहता है, क्या बताया जाता है, ये डालने से होगा क्या फसल में? इसको बीज शोधन के लिए डालते हैं। बीज को अगर हम गन्ने के बीज को जैसे ही हम गन्ने को ट्रेंच में डालते हैं काट के, तो उसके ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है, ताकि उसमें फंगस और कोई जो कीड़ा वगैरह ना लगे, कीड़ा उसके अंदर ना लगे, और बीज के अंदर जो है किसी भी बीज स्वस्थ रहे, एक तरह स्वस्थ रहे। अगर बीज में ये नहीं डालेंगे तो बीज में कीड़ा लगने का पूरा चांस रहेगा। तो ये बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 केमिकल। सर ये पूरी बोतल एक साथ डल जाती है, क्या तरीका रहता है? दोनों बोतल एक साथ मिला के, तरीका क्या रहता है? बीज के साथ में बीज को एक कंटेनर में डाल के मिक्स करते हैं या क्या करते हैं? बीज को कंटेनर, बीज तो ट्रेंच में उसके पीस करके डाल दिया जाता है, ऊपर से एक टैंकर में हम इसको स्प्रे, मतलब पानी के साथ मिलाएंगे और स्प्रे कर देंगे, उसको सारे को स्प्रे कर देंगे, स्प्रे कर देंगे सारे को, उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल देंगे। इसको स्प्रे करने में कोई ऐसी बताई जाती है प्रिकॉशन रखनी है या सीधा डाल दें, कोई समस्या नहीं है कुछ ऐसी? प्रिकॉशन तो बताया जाता है कि ग्लव्स पहन के करो, गूगल पहनो, मास्क लगाओ। इसके लिए स्पेशल बोलते हैं कि करना चाहिए, बोलते हैं, बट उसको कोई फॉलो नहीं करता। तो फॉलो नहीं करता है। कभी कोई किसान है जिसको कुछ ऐसी समस्या महसूस हुई हो? समस्याएं होती हैं, बहुत चीजें हैं ऐसी जिनसे, लेकिन रिलेट नहीं कर पाते कई बार सीधे।
तो ये जो जहर है, देखिए आपने बॉटल्स जो हैं वो देखी हैं, और आपने बताया जो 250 क्विंटल है उसके लिए 250 ग्राम तो आपका फिप्रोनिल ये केमिकल मिनिमम डलेगा। और इसके साथ में इसकी मात्रा जो हमारे पास में आई हुई है, ये 200 ml का आपने ट्राइमेथॉक्सम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन नाम का केमिकल जो है, ये 2 केमिकल आपने इसमें डाल दिए, जिसके साथ में बीजों के अंदर इन्फेक्शन ना हो। अब इसके बाद में कौन सा केमिकल है? इसके साथ में यूरिया और डीएपी भी लगता है। तो कितना यूरिया जो है वो अपने को 1 एकड़ में 250 क्विंटल में 1 एकड़ में 1 बैग डालते हैं 50 केजी का, 50 केजी का यूरिया का, यूरिया का और डालते हैं 50 केजी डीएपी, 50 केजी उसके अंदर डीएपी। मैं आप लोगों को बता दूं, यूरिया तो आप लोगों को पता ही होगा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, और डीएपी जो है भाई साहब आप इसमें सर्च कर पाएंगे या चाहिए होगा? आप इधर आ जाइए, आराम से बॉटल्स को सर्च कर लीजिए, कुछ भी इसके बारे में और जानकारी मिलती है तो हमें साथ साथ बताते रहिएगा। तो डीएपी जो है इसके अंदर मेरे ख्याल से फॉस्फेट का ये बहुत बड़ा सोर्स है। तो फॉस्फोरस अगर अपने को चाहिए तो वो अपने को वहाँ से मिलता है, और नाइट्रोजन जो चाहिए वो यूरिया से मिलता है। तो तीनों, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट भाई साहब को माइक दीजिए एक बार। हाँ जी हाँ जी, डीएपी से भी नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला है। तो डीएपी से भी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलेगा, और जो यूरिया है उससे भी नाइट्रोजन मिलेगा। यानी कि आज से 50 साल पहले जो चीज़ प्राकृतिक रूप से अपने को मिल जाती थी, जो नाइट्रोजन मिलती थी, मेरे ख्याल दालों को अगर हम लगाते थे या उसमें कुछ रहता था तो उससे अपने को मिलती थी, वो अपने को अब केमिकल के माध्यम से हमें पूरी की पूरी निकालनी पड़ रही है। उसमें कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है जो हमें डालनी पड़े। ठीक है भाई साहब, उसके बाद में कौन सा केमिकल? उसके बाद जैसे ही जमाव आ जाता है, हाँ जी, उस वक्त हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक जमाव आने का मतलब क्या है कि बीज ने पकड़ ली, जब पौधा जमीन से बाहर लगभग 1 फीट का पौधा हो जाता है, ठीक है जी, तो उस वक्त हम इसको ड्रेंचिंग करते हैं, हाँ जी, पानी के साथ मिला के। हाँ, ये इथोफियोन है। अच्छा, इसका नाम है एथेफोन, ETHEPHON 39%। एथेनॉल है ये इथेफोन जो है ये 100 ml की बोतल है। इसको आप कह रहे हैं पानी में डाल देंगे और इसको स्प्रे कर देंगे जी, इसकी ड्रेंचिंग की जाएगी, साथ में 1 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ड्रेंचिंग का मतलब है कि जितना पानी आपने डाला है, नहीं, ड्रेंचिंग का मतलब है कि हम जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका पानी डालते रहेंगे। ठीक है, तो ये ड्रेंचिंग के लिए ये डलेगा। हाँ जी, और ये क्या चीज़ है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दिया जाता है, जैसे हमें विटामिन मिनरल के कैप्सूल्स दिए जाते हैं खाने के लिए, तो ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गया है। इसके बारे में भाई साहब अभी सर्च करेंगे तो उसमें बताया कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो वो इसके अंदर रहते हैं, और इसका स्प्रे किया जाता है। भाई साहब पत्तियों पे कह रहे हैं, पत्तियों पे स्प्रे करना चाहिए ऐसे? इसको जड़ में देते हैं, इसको जड़ में या पत्तियों के अंदर जो है वो दे देते हैं। पत्ती पे भी दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो इसमें अभी खैर लिखा नहीं है, शायद वो भाई साहब शायद सर्च करेंगे थोड़ा। इसमें फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और बोरॉन। अच्छा, वो सारा ठीक है। तो एक तरह से ये है, आप ये समझ लीजिए कि कल से अगर आप लोगों का खाना पीना, सब्जी, फ्रूट या अन्न अगर बंद कर दिया जाए और डॉक्टर आपको बोले कि केवल दवाइयों के ऊपर आपको अगले 2 साल तक, 3 साल तक ज़िंदा रहना है, तो आप खुद सोच के देखिए कि आपके शरीर की हालत कैसी होगी। तो जो सब्जी और फ्रूट इस वक्त हम खा रहे हैं, एक तरह से आप कह रहे हैं उसमें प्राकृतिक हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ की व्यवस्था है, हर चीज़ का केमिकल और मेडिसिन तैयार है, वो डालिए और आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो सीधे सीधे जितने भी तर्कशील लोग हैं वो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जो प्लांट्स हैं वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। अगर कल से हमारा खाना पीना ये बंद कर दिया जाए और केवल कैप्सूल्स पे और दवाइयों के ऊपर हमें डाल दिया जाए सुबह से शाम तक कि आपको नाइट्रोजन चाहिए, आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, दालें खाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यूरिया खिलाते हैं, उससे आप हो जाओ, तो सोचिए शरीर की क्या हालत होगी। बिल्कुल वैसी हालत जो हमारे खेतों की करी जा रही है। ठीक है जी। इसके अलावा भाई साहब क्या है? इसके अलावा जी ये कोरोजन किया जाता है। आपको विवेक जी कुछ भी अगर ध्यान में आता है तो बीच में टोक के बोलिए। हाँ, तो मैं इन दोनों का बता देता हूँ। हाँ प्लीज़, इनका बताइए। जिनसे आपने बताया कि बीज को शोधित किया जाता है, बीज को वो किया जाता है, मतलब ट्रीट किया जाता है। हाँ। तो इसमें आप देखेंगे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो जिसमें कि आपको दिखेगा कि वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, मतलब जैसे दौरे होते हैं, वो सब पढ़ना तो इस तरह के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। और दूसरे में आप देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं वो हैं। कोमा में भी आप जा सकते हैं, ये तो काफ़ी घातक है ये वाला। जो ये वाला बताया आपने, जिसका हमने बात करा एलीट के नाम से, ये है हमारा ट्राइमेथॉक्सम और लैम्डा साइलोथ्रिन। 9.5% है। सोचिए 100% में केवल 9% की इसकी मात्रा है जो ये बोतल डाली जा रही है, लेकिन सीधा सीधा बताया गया है कि आपको हृदय से संबंधित घातक रोग भी इसके साथ में हो सकते हैं। बिल्कुल। और आप आगे चलिए, मैं आगे इसका थोड़ा एक बार और बिल्कुल आराम से आप देखें और देखकर इसके अंदर जो है आकलन हम करने की कोशिश करेंगे। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, अभी न्यूज़ में आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति है, 20 साल की 25 साल की उम्र है, डांस करते करते हार्ट अटैक आया, गिर गया। बहुत लोग हैं जो आजकल बोल देते हैं इसने कुछ लगवाया होगा इंजेक्शन, उसकी वजह से हो गया, फलाना हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें हैं, जब उन पे लिखा है कि हमारे शरीर के लिए इतनी घातक है, सारी रिसर्च उसको जहर बता रही है, लिखा हुआ है जहर है,
वो हम जानबूझ के परोस रहे हैं और उससे हमारे हृदय के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, इस चीज़ के ऊपर हम निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंचना चाह रहे पूरे देश में, ये सोचने का विषय। भाई साहब अगला बताएं, कौन सा केमिकल है जो डालने पे मजबूर है? अगला है जी कोरोजन। हाँ जी। जो इसके बिना तो गन्ने की खेती संभव ही नहीं है। अच्छा, और ये इसको खास डालते करके डालते भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की आ रही है? इसको मेनली डालते हैं कि गन्ने में सुंडी नाम की बीमारी लगती है। जी सुंडी, जी कीड़ा होता है जी। और इसको अभी 2-2 बार भी डाल रहे हैं। अच्छा, पहले एक बार डालते थे, अभी पिछले साल से 2-2 बार डाल रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी इससे। अच्छा, तो जो कीड़ा आप कह रहे हैं जैसे सुंडी बोलते हैं वो चीज़ होती है, अगर ये डालेंगे तो नहीं होगी, ये इसके साथ में इसको बताया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी डालने के बाद भी ऐसी डालने के बाद भी पूर्ण रूप से ये कंट्रोल नहीं कर पा पूर्ण रहा है। कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। अब से 5 साल पहले इसको एक शीशी एकड़ में डालते थे। हाँ। तो पूरा कंट्रोल करता था। हाँ। अभी ये है कि 2-2 बार भी डाल रहे हैं, 2 डोज डबल डोज लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो रेकमेंडेड जो बताया गया वो ये 1 एकड़ में एक बोतल डालो। एक बोतल डालो। दूसरी बोतल डालनी हमारी मजबूरी है क्योंकि वो रोक नहीं पा रहा है। आपके घर के अंदर मच्छर मक्खी हो गए, किसी ने कहा थोड़ा सा केमिकल का स्प्रे कर दो, मच्छर मक्खी रुक जाएंगे, आपके नहीं रुक रहे तो स्वाभाविक सी बात है आप 3 बार उसको स्प्रे करेंगे, लिखा है उसके ऊपर पॉइजन है, जहर है, तीसरी बार स्प्रे करने के लिए आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे नहीं। तो बहुत बार है जब पेस्टिसाइड की कंपनी बोलती है कि सर रिकमेंडेड डोज में दे रहे हैं, नहीं मरेगा व्यक्ति। सवाल ये है जब किसान इसका उपयोग कर रहा है तो क्या वो रिकमेंडेड में करेगा? और देवेंद्र जी ने जैसे बताया, बहुत बार किसानों पे यह आरोप लगता है कि वो अपनी मर्जी से 3-3 4-4 गुना डाल रहे हैं। अब तो इन्होंने साफ साफ बताया कि हमारी मजबूरी है। अगर किसी चीज़ को हम डाल रहे हैं, केमिकल बेस्ड खेती कर रहे हैं और उसमें वो पर्याप्त केमिकल डालने से वो कीटाणु नहीं रुक रहा, वो वायरस या वो फंगस नहीं रुक रहा, तो जाहिर सी बात है हमें 2 शीशी 3 शीशी उसी की डालनी पड़ेगी, उससे रोकने की कोशिश करेंगे। इससे एक और बात भी निकलती है, आज 2022 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब ने कहा ये एक शीशी से हमारा काम चल पा रहा है। जब 2026 में इसी सेम खेत में अगर केमिकल बेस्ड खेती होती रही तो यही शीशियाँ बड़े स्वाभाविक रूप में 2-2 3-3 पे कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देश के लिए, हम सब के लिए, सबके लिए चेतावनी है, क्योंकि बच्चों का जितना भी अन्न है वो इसी खेत से निकलने वाला है। इसमें हम कितने कैप्सूल्स और दवाइयाँ डालकर इसको निकालेंगे, ये हमारी तर्क की, हमारी बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। एक और ख़ास बात है जो इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ब्रांड इन्होंने बताया, ये ब्रांड इस वक्त एडवर्टीजमेंट पे आता है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर आता है और जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक आई हो। ये डालने से आपकी फसल इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, और डालिए, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी कह रही है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। एक होता है कि हम जहर डालने पे मजबूर हैं, तो जब मजबूर होंगे तो किसान भाई को समझाएंगे कि भाई मजबूरी है, थोड़ी कम डालो। एक होता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताना और प्रचार करना, और डालो, ताकि आपकी और बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, बिना ये समझे कि ये जहर जो है कितना खतरनाक है। एक और आंकलन आप इसमें करिए, 1 एकड़ की भूमि के अंदर 100 ml जहर डाला जा रहा है केवल, तो खुद सोच के देखिए कि कितना पोटेंट होगा, कितना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इतने सारे कीटाणुओं को रोकने के लिए 100 ml की शीशी केवल बनाई गई है, जिसकी 2 बूंदे या 4 बूंदे भी डाल दी जाए तो इंसान मर जाए। तो ऐसी घातक चीज़ें जो है वो हमारे खेतों में बढ़ती जा रही है। देवेंद्र जी, हाँ जी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं, हालांकि काफ़ी मतलब घातक है, पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे कोरोजन साइड इफ़ेक्ट्स, तो थर्मोबोसाइथेमिया, तो ये कॉज करता है इसकी वजह से, जिससे कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो जैसे हम पता नहीं लगा पाते जी, अच्छा वाला इंसान था, प्लेटलेट्स कम होनी शुरू हो गई, ज़्यादा शुरू हो गई। सही बात। और दूसरा है ल्यूकोसाइटोसिस, जिससे कि आप वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएगी और उनका जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। माइक्रोसाइथिक अनीमिया, जिससे कि आपका यूरिक एसिड जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉमन है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें कॉमन है। आजकल अगर आप देखोगे इंसानों में यूरिक एसिड बढ़ गया जी, यूरिक एसिड घट गया, प्लेटलेट्स बढ़ गई, घट गई, लेकिन हम पता नहीं लगा पाते कि भाई ये हो क्यों रहा है। सही बात। हो सकता है कहीं ना कहीं इसी के दुष्परिणाम हो जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं हेल्थ को लोगों की। अब हम ये सोच रहे हैं, मजबूर है, अभी तक सोच रहे थे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालो, कैंसर की शिकस्त में आ जाओ। अब आपको बताया जा रहा है कि ये जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा भोजन में जहर डालकर हम अपने बच्चों को परोस रहे हैं, कैसे स्लो पॉइजन के तरीके से ये हृदय से लेकर आपके खून तक को बिल्कुल ख़त्म करने में रोल प्ले कर रहा है। और फिर एक दिन आएगा कोई कोरोना जैसा छोटा सा वायरस और बोला जाएगा कोरोना में इतने लोग निपट गए, इसमें कसूर किसका? कोरोना का। जो हम पिछले 20 साल से जहर खाने के अंदर डालकर खा रहे हैं, उसके ऊपर कभी भी कोई भी आंच नहीं आएगी। देवेंद्र जी, अगला बताएं कौन सा केमिकल लग रहा है? अगला सर ये है जो
फसल में ये कुछ खरपतवार उगाते हैं। हाँ, हर्बिसाइड वो हर वो हाँ वो हो जाती हैं। उसको सही बात। खत्म करने के लिए ये दवाइयाँ लगाई जाती हैं। हाँ, पहले ज़माने में हाथों से निकालना पड़ता था। हाथों से निकालते थे, अभी हाथों से निकलवाने के लिए सर लेबर भी नहीं है। लगाना पड़ेगा, लेबर की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सही बात है। मजबूरी बस हमें इन केमिकल पे आना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। तो ये वाले जो केमिकल्स हैं एक बार दिखाइएगा ज़रा, क्या चीज़ है ये, एक बार समझ ले। हर्बिसाइड के अंदर भी जो है ये वाला आपने बोला, ये जो हमारे पास में हर्बिसाइड है इसका नाम है मेट्रीब्यूजिन। 70% जो है ये मेट्रीब्यूजिन है, और इसके साथ में अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट है। सिस्टमिक हर्बिसाइड है। सिस्टमिक हर्बिसाइड का मतलब है थोड़ा सा जड़ के अंदर डाल दो, अपने आप पौधे के आसपास में जाकर पूरा उसको ख़त्म कर देगा हर्बिसाइड को। अब ये बात आती है कि जब हम किसी हर्ब के ऊपर इस केमिकल को डाल रहे हैं, आसपास जो दूसरी झाड़ियाँ उगाई हैं उनको ख़त्म करने के लिए अगर हम खरपतवार के लिए डाल रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी फसल में। इसको डालकर इसका केमिकल कंपोनेंट जो है वो भोजन में खामखा में एक्स्ट्रा के अंदर आ रहा है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है जैविक खेती कर रहे हैं तो सर प्रोडक्शन में कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा आ गई। सीधा सीधा भाई साहब ने बताया कि अगर उन्हीं खरपतवार को हाथ से निकालोगे तो आप कम से कम 8-10 बंदों को लगाना पड़ जाएगा, तो उनकी जो तनख्वाह है वो कैसे निकलेगी। और ये केमिकल की कितने की आ जाती है भाई साहब, ये केमिकल की पुड़िया 1 एकड़ में यही लगती है बस। 1 एकड़ में अभी 120 रुपये रेट है। 120 रुपये की रेट है। 120 रुपये की आपने एक बार डाली, सारी खरपतवार खत्म हो गई, तो अपने आप जो जैविक खेती है उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इन सारे अंशों को अपने को ध्यान में रखकर चीज़ें जो है वो पकड़नी चाहिए। तीसरा ये जो है ये भी हर्बिसाइड आपने बताया है, और ये हर्बिसाइड जो है ये जो इसके अंदर है ये है डाईअमीन सॉल्ट है, 58% है, 2,4 डाईअमीन सॉल्ट। तो ये भी हर्बिसाइड के रूप में केमिकल जो है ये डलेगा। हाँ जी, और बताएं देवेंद्र जी। तीसरा आता है जी इमामेक्टिन बेंजोएट जी, जो गन्ना जब अपने उसमें गन्ने में नीचे पोरियां बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब हाँ जी, गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें ऊपर से उस टाइम सुंडी आता है। सही बात। तो उस सुंडी को खत्म करने के लिए ये लगाया जाता है। तो उसी सुंडी के लिए आपने पहले तो 2 शीशी उसकी डाल दी, जी, वो सुंडी बार बार आता रहता है, वो बार बार आता रहेगा और हर बार अलग अलग केमिकल डालना है। वो 15-20 दिन में फिर आ जाएगी, सही बात। फिर लगाना है। तो समझ लीजिए खांसी जुकाम आपको हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, उसके लिए डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दे दी। अब वो 2 बार आपने एंटीबायोटिक दी है, उससे आपका ठीक नहीं हुआ, तो तीसरी एंटीबायोटिक की व्यवस्था भी की जाती है ताकि कुछ बचे ना। ये एंटीबायोटिक जो बार बार हम अपने बच्चों के शरीर में डाल देते हैं बिना किसी वजह की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण बनती है। और यही रीज़न है कि ये केमिकल आज 1-1 शीशी डल के 2-2 शीशी डल के भी हमारे फसल को नुकसान करे जा रही है लगातार। और देवेंद्र जी क्या है? फिर उसमें फंजीसाइड लगाया जाता है। हाँ, फंगस को खत्म करने के लिए फंगीसाइड है। जी जी, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। पोगा पोइंग नाम की बीमारी आती है काफ़ी, ओके, तो उसके लिए भी 2-2 बार इसका स्प्रे करना पड़ता है। तो 2 बार 2 बॉटल लगानी पड़ती है, 1 बॉटल में काम चल जाता है? एक बार में 1 बोतल लगती है। एक बार में 1 बॉटल लगती है, यानी 250 ml की शीशी है, 500 ml आपने 1 एकड़ में ये स्प्रे कर दिया। एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेब्यूकोनाजोल, ये 2 तरह के फंगीसाइड हैं जिनको आप अपने उसके अंदर फंगस ग्रो ना हो इसके लिए जो है आपको ये स्प्रे करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और कुछ? ये प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, तेजी से प्लांट को ग्रो कर दे, ग्रो करने के लिए। हाँ जी, ये इसका ये कैल्शियम नाइट्रेट होता है बेसिकली। ओके, तो कैल्शियम नाइट्रेट है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, डाल देंगे तो गन्ना जल्दी उग जाएगा, जल्दी उग जाएगा, जल्दी लंबा हो जाएगा, वजनदार होगा। सोचिए शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से जो शरीर ग्रो कर रहा है, अगर उसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बहुत बार हम देखते हैं मुर्गियों को ज़बरदस्ती प्लांट ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं ताकि जल्दी ग्रो हो जाए, जल्दी अंडा देने शुरू कर दे। तो आम तरीके से आपकी जो फसल उगाई जा रही है, आप ये मान कर चलिए उसमें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर अब डलेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है घर में बैठे हुए आपको लगता है किसी किसान ने डाल दी है, वो तो अपने लालच के अंदर डाले जा रहा है। ये प्रॉपर जो मेडिसिन अवेलेबल है जो हर किसान डाल रहा है, ये स्वाभाविक रूप से ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती है जो ये डाली जा रही है। तो देवेंद्र जी कुल मिलाकर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तकरीबन 1 शीशी मिनिमम हम माने ऑन एन एवरेज तो 200 ml, तो 11 × 2 यानी कि 2.5 किलो, तकरीबन 2 से 2.5 किलो या 2 से 2.5 लीटर लिक्विड। ये तो प्योर जहर, प्योर जहर, ये तो जाएगा प्योर। और कुछ की आप बता रहे हैं कि 2-3 शीशी डालनी पड़ रही है, तो भैया 2 से 2.5 लीटर 1 एकड़ यानी 250 क्विंटल गन्ने के अंदर 2 से 2.5 लीटर का जहर। अपने घर के अंदर अगर हमें कोई भी जहर मिले तो एक बार हम देख लें कि 2.5 लीटर डालकर कि ये 2.5 लीटर का जो जहर है ये हमने स्प्रे करा है। उसके बाद में जो गुड़ बनेगा, खांड बनेगी, शक्कर और चीनी के अंदर अगर बना रहे हैं तो आगे जाके और 30 केमिकल डलने वाले हैं। ये तो अभी गन्ना निकला है, गन्ने के अंदर 2.5 लीटर जहर डल गया जो किसान डालने में मजबूर है। चीनी जब बनेगी तो और 30 35 40 केमिकल इसमें डालकर सोचिए क्या खतरनाक चीज़ बनाई है भोजन के नाम पर। किस तरीके से हम बच्चों को देकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का शरीर बन जाएगा। ज़मीन जब बंजर होने को शुरू हो गई, सर ज़मीन की हालत बताइए, क्या चीज़ महसूस हो रही है? 5 साल से आप बता रहे हैं
जमीन की उर्वरकता बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या लग रहा है? जमीन की उर्वरकता तो सर हर साल घट रही है। हर साल इस घटती है। साल मैंने अगर ये मान लिया 1 लीटर मैंने कहीं डाला है, हाँ। तो नेक्स्ट ईयर मुझे ये बिल्कुल 1.25 लीटर डालना ही उस होगा। प्रोडक्शन को अटेन करने के लिए, प्रोडक्शन को अटेंड करने के लिए कम से कम 1.25 डालना पड़ेगा। अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं ये मिनिमम, कि भैया अगर उसको उगाना है हमें, अब वो पहले तो हमने क्या करा, तेजी से उगे, अब उसे उगाने के लिए ही हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों की आदत ज़मीन को डाल दी है। और कोई लोग कहेंगे भैया ज़मीन को तुम इंसानों के साथ में कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, वही केमिकल है, वही फर्टिलिटी है। जिस तरीके से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ये धरती माता है जो जिसमें अंकुर फूटते हैं तो कल को अन्न का उत्पादन होता है। अब माँ को अगर आप भोजन की जगह पे सोचिए, प्रेगनेंसी में हो रही है और उसको ये बोला जाए भोजन हटा दो, और केमिकल पे केमिकल, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, ये सारा यूरिया केमिकल का जो आते हैं, इनकी दवाइयाँ हम देनी शुरू कर दें विटामिन मिनरल के नाम पर, क्या वो माँ बच्चे को जन्म दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो धरती से कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल को ये अन्न उगा कर दे देगी? तो ये आपको लग रहा है कि धीरे धीरे, आपको क्या लगता है कि कितने सालों तक की कहानी लगती है, अगर इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो ये फिर भी निकालती रहेगी और आखिरी में जाके आपको लग रहा है बंजर हो जाएगी? सब बंजर की तरफ तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इस वक्त। बंजर बनाने में तो बिल्कुल तुले हुए हैं, ये मानो। सही बात है। हर मेरा नहीं, सभी किसानों का है, और उसकी मजबूरी भी है। सही बात है। वो करेगा कि अपना भरण पोषण अपने बच्चों को कैसे पालेगा? सही बात है। अगर नहीं डालेगा तो करेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। तो हाँ जी, हाँ ये जी, 2 चीजें हैं। जी जी प्लीज़ बताइए। प्रमोटर है ना, सही बात, प्रमोटर। हाँ जी, हाँ जी, ये हर्बिसाइड हर्बिसाइड है ये, हाँ। तो ये हर्बिसाइड्स अपना काम तो पूरा करते ही होंगे, पर जो इम्पैक्ट इनका हेल्थ पे है, मैं थोड़ा सा बता दूं, आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप जनरली सुनते हैं कि भाई आपका थायराइड फंक्शनिंग, अब जब थायराइड की प्रॉब्लम हो गई लेडीज़ में, जेंट्स में भी आजकल देखी जा रही है, और लिवर डिसफंक्शनिंग, तो ये है आपका मेट्रीबुजिन। मेट्रीबुजिन बिल्कुल यही है, हर्बिसाइड है ये। और इससे ये दो चीज़ें मेनली रहती हैं, और एक दूसरा जो है ये है अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इसकी जो है, इसमें आप देखेंगे स्किन एंड थ्रोट इरिटेशन, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन आप देखेंगे बच्चों तक में हाइपरटेंशन के मरीज मिल जाएंगे, बिल्कुल। ओलिगुरिया एंड डेथ, इट कैन कॉज डेथ, मतलब ये सीधा हर्बिसाइड जो हाँ डेथ को लीड कर सकता है, और टॉक्सिसिटी के अंदर मेंशन्ड है, और यही रीज़न है कि उसके ऊपर पॉइजन क्यों लिखा हुआ है। अब जानबूझकर हम जो भी खिलाना चाहे वो हम खिलाने पे, चाहे मजबूरी हो चाहे कुछ हो, लेकिन हमारी थाली तक ये पहुंच ज़रूर है। देवेंद्र जी, अब जैसे आपने, ये तो हमें समझ में आया कि एक तरह से किसान की मजबूरी बन गई है, चाहे कोई चाहे चाहे नहीं चाहे, उसको ये किसी ना किसी तरीके से डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इस पूरे विशेष सर्कल से बाहर निकलना है, इस समस्या से बाहर निकलना है, जाहिर सी बात है आप भी नहीं चाहोगे अपने खेत जो है बंजर हो, तो आपको क्या लगता है कि ये समस्या है, अगर इसका समाधान इस तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं अपने खेत में केमिकल डालना बंद करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा? क्या चीज़ आपको लगती है वो बताएं प्लीज़। सर, हम तो चाह रहे हैं ये कि कोई चीज़ हमें ऐसी मिल जाए, सही बात, कि हमें खेत में ये केमिकल ना डालने पड़े। हमारी जो खेती है ये माँ है हमारी, मानो, और बच्चे भी हमारे यही हैं, हमारा सब कुछ इससे है। हम तो इसको बचाना है कि कैसे ये बची रहे और हमारा भरण पोषण इससे होता रहे। सही बात, हमारा तो भरण पोषण होना ही जमीन से है। सही बात है। तो इसको कैसे भी करके बचाना है, और बचाएं कैसे ये समझ नहीं आ रहा कि बचाएं कैसे। आप मुझे ये बताइए, जितने केमिकल्स हैं आजकल, तो बहुत सारी कंपनियां जो ऑर्गेनिक निकालने लग गई है कि भैया आप कोरेजन का इस्तेमाल मत करो, इसकी जगह ये कर लो, उससे प्रोडक्शन। क्या आपने कोशिश करी कि इसकी जगह वो लाकर डालने की, या कुछ कोशिश करें ऐसी? नहीं सर, 1-2 प्रोडक्ट लगाए भी हैं हमने, बट उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वो बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा कंपनियां, बहुत ऑर्गेनिक के नाम से, जैविक के नाम से बहुत सारी कंपनियां ले आई। शायद पहले पेस्टिसाइड की ये इतनी कंपनियां नहीं थी जितनी जैविक की आ गई हैं। अब ज़्यादा आ गई है, केमिकल से ज़्यादा जैविक वाली आ गई है। रिजल्ट उनका कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा, वो बिक रही है, बस बिक रही है। ये बात है, बहुत बहुत सुंदर। किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जैविक डालो जी, जैविक डालो, बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उसको। तो ऑर्गेनिक, ये एक और समस्या है हमारे देश के अंदर कि ऑर्गेनिक कर तो ले, लेकिन ऑर्गेनिक करने वालों के अंदर भी तो नियत अच्छी चाहिए, बिना नियत के तो वो भी काम नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने जो समस्या बताई है, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी चीज़ें जो देवेंद्र जी के माध्यम से पता चलेंगी। आत्मचिंतन का विषय है, खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ज़्यादा चिंतन करना चाहिए कि कैसे इस समस्या से, ये है हमारे देश की असली समस्या, जिसको हम बोलते हैं समृद्ध भारत का सपना देखना आसान है, पता नहीं 25 साल 30 साल कितना साल लग जाए, क्योंकि देवेंद्र जी एक है, इनको बाहर निकालने के लिए देखिए 6 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब सोच रहे हैं कि कैसे करें चिंतन। सोचिए, इनकी तरह करोड़ों लोग हैं जो मजबूरी के अंदर केवल ये केमिकल डालने में मजबूर हैं। पूरे देश की हम बोल देते हैं बैठे हुए सरकार को कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। क्या करेगी सरकार
जब वो दूसरे वाले जो आ रहे हैं, ज़्यादा सरकार ये कहेगी कि भैया इनको बंद कर दो, उनको चला दो, उनको चलाएंगे, वो काम भी तो करने चाहिए। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो अन्न का उत्पादन कहाँ होगा, अन्न का उत्पादन नहीं होगा तो भूखमरी फैलेगी। तो सरकार को दोष देने से कुछ नहीं है, हल कहीं ना कहीं हम लोगों को, आप लोगों को, समाज को ही निकालना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने का हम सभी का, और ये चीज़ें हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, प्लीज़ भाई साहब थोड़ा सा आगे आएँ। हमारे बीच में गणमान्य सदस्य हैं, भाई साहब अपना परिचय खुद देंगे क्योंकि इतना विस्तृत परिचय है। मैं बोलूँगा शाम तक हो जाएगी, पूरा पर्चा लेकर पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब को जो अपने बारे में अच्छा लगता है वो दर्शकों तक बताएं, ताकि आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो पाए। और कैसे देवेंद्र जी जैसे जो भाई लोग हैं जो मजबूर हैं इस वक्त केमिकल खेती करने में, कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं इससे बाहर निकलने में, उसमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन ज़रूर करें। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश कुमार, मैं जिला शामली से हूँ और जैविक खेती के बारे में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। अभी आज मैं यहाँ पे खंद्रावली गांव में आया हुआ था, मेरठ के पास में, और मैं भी भाई साहब की बातें सुनी, देवेंद्र जी की यहाँ पे केमिकल खेती के बारे में, और जीरो ग्राउंड पे काम किया तो महसूस की दिक्कतें कितनी होती हैं। वास्तव में दिक्कत होती है किसानों को। और अगर बिल्कुल अपने मन से मैं अगर बात बताऊँ, खेती संस्कृति थी, संस्कृति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी। खेती में सहयोग होता था, पूरी तरह सहयोग ख़त्म हो चुका। खर्चे दृश्य और अदृश्य रूप से ज़्यादा बढ़ गए। खर्चे सारे उससे पूरे करने हैं जो नहीं हो पाते, तो मजबूरी है देवेंद्र जी की केमिकल को डालना। दूसरी बात, जानकारी ज़्यादा होना और जानकारी कम होना, ये दोनों भी घातक होते हैं। बात आती है खेती की, तो खेती क्या है? अन्न है। और किसान के बारे में एक बात आई थी सम्मानजनक, उत्तम खेती मध्यम बाण निषद चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम काम खेती को माना गया था, लेकिन कुछ टाइम से जब से केमिकल बेस आया, कंपनियों का प्रमोशन हुआ, तब से खेती को निम्न स्तर का मान लिया गया। जिसके पास पैसा है वो खेती कर लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो खेती नहीं कर पा रहा था। तो अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ दिया। जीवन का जो आधार है तीन ही तो है, हवा, पानी और भोजन। और भोजन हमें कहाँ से मिलता है? धरती माता से मिलता है, गाय माता से मिलता है, अपनी माता से मिलता है। जब से इनका अपमान होना शुरू हुआ, तब से ये सारे भयंकर जो रोग हैं आज के टाइम में बिना मौसम के आने शुरू हो गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्या बात, तबीयत कोई ढीली है कि यार मौसम खराब चल रहा। हाँ। मतलब तेरी इतनी ताकत तो मौसम के खराब होने की वजह से। सही बात। अरे मौसम नहीं खराब है, आप खराब हैं कि उस बदलते मौसम को झेल नहीं पाए। सही बात है, सही बात। तो जैविक खेती के बारे में अगर बात करें तो जैविक खेती मेरे अनुसार ये हिंदुस्तान का नहीं है। हमारी जो खेती थी उसका मैं फिर डिवाइड किया। सबसे पहली रासायनिक खेती, वो पूरे उत्तर से और दक्षिण की तरफ अगर चलें तो रासायनिक खेती बेहद होती थी। बड़े बम्पर रिजल्ट आए, और इतने अच्छे रिजल्ट आए कि आते आते मिट्टी उठवानी पड़ गई, पहाड़ के पहाड़ बन गए, कैंसर होने शुरू हो गए। वो भटिंडा का पेपर में यूट्यूब पे खूब आता है, एक्सप्रेस चलती है वहाँ से। तो सबसे पहले रासायनिक खेती, जिसके दुष्परिणाम 50 साल के अंदर आप और हमारे सामने है। उसको देखते हुए जो विदेशी कंसेप्ट है वो जैविक खेती का है, तो जैविक खेती करनी शुरू की। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, लोग कर रहे हैं जैविक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक गुड़ शक्कर, ऑर्गेनिक गेहूँ, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मैंने बताया जानकारी ना होना और जानकारी ज़्यादा होना दोनों नुकसानदायक होती हैं। हमारी जो खेती है वास्तव में वो प्राकृतिक खेती है, ऋषि खेती है, परंपरागत खेती है, परिवार के द्वारा खेत का पोषण होता था, भावनाओं की खेती है, संगीत की खेती है। अगर बैलों के घुंघरू होते थे, सही बात, बीच में घंटियाँ होती थी, औरतें गीत गाती थी, तो वो हमारी परंपरागत खेती होती थी। तभी पौधे को देख के हमें लगता था कि ये बीमार है तो इसका हमें पोषण चाहिए। पौधों के अंदर वाइब्रेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते क्योंकि इस भौतिकता की दौड़ में आज हम इतने भाग चुके, इतने आगे बढ़ चुके कि हम उस चीज़ को समझें तो हमें बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं। देवेंद्र जी, मैं आपको सहयोग करूँगा, पूरी तरह सहयोग करूँगा। अगर आप खेती करें, खेती को संस्कृति सबसे पहले जोड़ो। सबसे पहले भारत धरती माता को कुपोषित ना होने दो, इसको पोषण दो। इसको अति पोषण मिल रहा है, इसको पोषण देना में, पोषण देने के लिए एक गाय काफ़ी है, और एक गाय के लिए हमें 50 से 100 बीघे ज़मीन में खेती कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये गोबर पड़ा है, ये इसका भोजन है। बहुत सिंपल तरीके से अगर आप समझ लें कि धरती को जो हाजमा होता, जो डाइजेशन पावर है, वो पूरी तरह नील हो चुकी आदमी की तरह। एसिड बनता है तुरंत, इसी तरह खेतों में भी एसिड बनता है। हर चीज़ का एक अपना सिद्धांत होता है। इस गोबर की जो कीमत है, इनके अकॉर्डिंग कितनी कीमत होगी आपकी इसकी? 4,000 रुपये होगा। 4,000। यही गोबर 20 से 25,000 का आपका होता है।
लेकिन व्यापारी वर्क कर लेगा इसको, लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप इसको खेत में डालेंगे और ये मिट्टी को भी आपको धीरे धीरे सोना बना देगा। सारी चीज़ें इसके अंदर है, इतना सारा सामान रखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ है। सही। वो प्रोसेस करके पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन में आप कार्बन बढ़ाना शुरू कर दें, एक मूल मंत्र ये है। और कार्बन बढ़ेगा इसके द्वारा और हरी खाद के द्वारा। 2 या 3 साल में आपको अप डाउन आ सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने आप में यहाँ चारपाई पे बैठ के अपनी लहराती फसल को देख सकते हैं। तो सारा का सारा फोकस आप पहले साल में जैविक खेती की तरफ अगर आना चाहें तो धरती को सुपोषित करो। मैं छोटा सा वरुण जी आपको देना चाहूँगा एक एग्जाम्पल। गुड़ के बारे में बात होती है कि ऑर्गेनिक गुड़, सही बात, कि कोल्हू में मसाला नहीं डलवाएगा, ये ऑर्गेनिक गुड़ हो गया। सही बात। लेकिन गन्ना कहाँ से आया? गन्ना तो इन्हीं चीज़ों से आया। सही बात है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करना शुरू करें तो एक तो चाहूँगा मैं आपको कि आप बराबर ट्रेनिंग में जाएं। जो जैविक की ट्रेनिंग आज बहुत हो रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। मेले में जाएं, जो जैविक किसान हैं उनके पास जाएं और अपना एक छोटा सा फार्म 5 बीघे का या 1 एकड़ का किसान होने के नाते आप सब्जी बाजार से ना लाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान होने के बावजूद भी वो सारी सब्जी जहर वाली ले रहा है, बाजार से ला रहा है, खुद नहीं उगा रहा अपने। एक लौकी का बीज आपके पूरे मोहल्ले को काफ़ी है, नहीं करते हैं। अब मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि पूरा क्षेत्र देख लो आप, किसी के यहाँ सब्जी भी हो, अब मॉल में ये चीज़ें पड़ेंगी, वो क्यों मेहनत करेगा, वो क्यों अपना वो तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। सही बात। कैल्शियम नाइट्रेट डालेगा, गोभी का फूल है बड़ा सुंदर होगा, बोलेगा, तो ऐसे क्या होगा फिर वो चीज़ हमारे अंदर आएंगी। तो 2 तरह की दवाइयाँ हम यूज कर रहे हैं, दृश्य रूप में और अदृश्य। बहुत दृश्य रूप में हम सारी एलोपैथिक ले रहे हैं और अदृश्य में हम पेस्टिसाइड को ले रहे हैं। सही बात। तो यही वजह है कि जो हमारी सेल्स हैं वे इतनी छोटी होती जा रही कि आज हमारी जो औसत लंबाई है, स्कूल की जब छुट्टी होती है आप ध्यान देकर देखें, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो इंटर क्लास के होते हैं, तो हाइट ही नहीं 5 से ऊपर मिल रही, प्री मैच्योर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्यों हो रहा है? सही बात। ध्यान कहाँ से शुरुआत होगी? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सही बात। इसकी शुरुआत आप करो, इसके लिए मैं पूरी तरह सहयोग को तैयार हूँ। सही बात है। अब बात आती है जो समस्या है, जो आप नहीं कहना चाहते, वो बिकेगी कहाँ? उस बिक्री के बारे में इनसे जवाब मांग लो वरुण जी से आप। सही बात, बिल्कुल। क्योंकि समस्या किसान की है कि वो मेहनत करे, ऑर्गेनिक करे, प्रोडक्शन कम ले, उसके बाद वो बिक नहीं रही। सही बात है। तो उसके लिए भी नेटवर्क चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो नेटवर्क कहाँ है, उन लोगों को आपको संपर्क करना पड़ेगा। बहुत सही। अच्छे खाने वाले लोग हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लौकी का दिया मैंने, मिर्च का देता हूँ। ऑर्गेनिक या प्राकृतिक जो आपकी मिर्च होंगी वो सड़ेंगी नहीं, सूख जाएंगी। सही। उनके अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा। लौकी है, लौकी को आप नखून गड़ाएं, केमिकल वाली में पानी निकलेगा और आपकी जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक होगी उसमें सफ़ेद पानी निकलेगा। सही बात। चाकू से छिलोगे तो फिसलेगा, केमिकल वाला ये फिसलेगा नहीं, फिसलेगा। सही बात। उसके बाद में भाप में ये बन जाएगा और ये 2-3 सीटी में भी उसका आकार वही रहेगा। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि मैं आपको यहाँ सजेस्ट ही करना चाहूँगा, प्राकृतिक खेती में आज यहाँ पे खंद्रावली गांव में आपके पास आए, 1 एकड़ से आप शुरुआत करें। पहला एक खरीदार तो मैं होता हूँ, गन्ना है तो गुड़ दे दो मुझे, दाल है तो दाल दे दो, और गेहूँ है तो गेहूँ दे दो। ठीक है सर। रही बात ये खाद के रूप में पूरा का पूरा आपका प्रोसेस बना दूंगा। ये कम से कम आपका 2 एकड़ का खाद है, इसकी मैं प्रोसेस करूंगा, इसको बनवा दूंगा मैं। प्रत्येक क्विंटल 1 बीघा ये डलेगा, क्योंकि पूसा में मैं ट्रेनिंग ली वहाँ पे, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जो जीवाणु कल्चर है उसके द्वारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जहाँ पूरी 10 क्विंटल गोबर डलता है तो 1 ही क्विंटल काफ़ी होगा, और टाइम टू टाइम इसको डालते रहेंगे। बिल्कुल। दूसरी मैं सलाह दूंगा कि आप एक यहाँ पे प्रोग्राम रखें, अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, क्योंकि गांव में माहौल नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा माहौल है। बहुत लोग तरस रहे हैं कि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, और वो तभी मिल पाएगा जब आपकी ज़मीन सुपोषित होगी। और ये आने वाले टाइम में मुझे फील है कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, मिट्टी को चेक करेंगी, उसका पीएच वैल्यू चेक करेंगी, उसका कार्बन चेक करेंगी, और जिसका कार्बन और पीएच अच्छा होगा उसको हम सबसे ज़्यादा पैसे देंगे। बिल्कुल। और ये चीज़ कभी रातों रात नहीं होगी। सही बात। इसके लिए आज से ही आप काम शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी एक एफडी एक तरह से मान के चलो। बहुत सुंदर। तो आगे वाले जैसे बोल रहे हैं ना भाई साहब, इधर आके बताओ, वहाँ से सुनेगा नहीं। हाँ जी। निर्धारित ही इसी चीज़ पे होनी है कि आपका जो कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, और वो कितना है जहाँ पर ये उत्पाद हुआ है। हम इस बाज़ार को देख नहीं पा रहे। आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, बहुत सारे साधन हो गए। आप 5 एकड़ खेती कर रहे हैं तो पहले एक बड़ा ट्रक आता था, आज छोटा आती है, अपना ले जाओ मेरठ में आप सेल करिए हो। तो आज संसाधन का फ़ायदा उठाना शुरू करो। सही बात। एक उस माहौल में ढलना शुरू करो, क्योंकि जैसी हम बातें सुनेंगे हम वही कर पाएंगे। आप केमिकल की सुनते तो केमिकल अच्छा लगता है, और आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक अच्छा लगना शुरू हो जाएगा।
पहचान बता दूं गन्ने की, मैंने खूब प्रैक्टिकल किया। जो ज़मीन ऑर्गेनिक या प्राकृतिक है, जून के महीने में उसमें पत्ती बढ़ जाती है जो केमिकल वाली है, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको पत्ती नहीं, जो सुबह है मौसम वही दोपहर में है और वही शाम के टाइम में पत्ती इसी तरह से रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना इतनी ज़्यादा होती है। तो ये जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा आपको। आप एक प्रोग्राम भी रख सकते हैं, और जो भी दिक्कत आपको प्राकृतिक खेती के रूप में हो उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। फिर से मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, आपने वहाँ बैठे हुए वाक्षी को इतना सपोर्ट किया है, जिसके माध्यम से मैं आज का समय निकाल पा रहा हूँ। जैसा भाई साहब ने कहा, अगर वो रोज़ी रोटी में ही कम अगर इंसान लगा रहेगा तो वो कुछ भी आगे कुछ भी बदलाव लाने की, समाज या देश के उत्थान की बात इंसान तभी सोच सकता है जब पीछे से कोई चीज़ सिक्योर्ड होती है। वाक्षी पे आपने इतना विश्वास करा, इतना हमें बड़ा बनाया, जिसमें आज हम धरती के जो ग्राउंड स्तर के ऊपर बदलाव है उसकी बात कर रहे हैं और अपने सपने को, जो समृद्ध भारत का सपना है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। भाई साहब ने, लोकेश जी ने जो बात करी, उसी में से पॉइंट निकालता हूँ। जो देवेंद्र जी या देवेंद्र जी जैसे व्यक्ति जिनको हम समर्थ करेंगे, चीज़ें उगाएंगे, उनके उत्पाद के ऊपर प्राकृतिक खेती का उत्पाद लिखेंगे। तो लोकेश जी, जो आपकी सबसे बड़ी बात थी, लोकेश जी हमें कई बार आते थे, टोकते थे, अरे ये ऑर्गेनिक, सुभाष पालेकर जी बहुत कहते हैं ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर चल रहा है। हम भी मानते हैं, हमें ऑर्गेनिक जितनी समझ थी, लोकेश जी की समझ इससे आगे है और बहुत सुंदर है कि केवल आप केमिकल को मत हटाइए, आप भावनाओं पे बात करिए, आप संस्कृति पे बात करिए, आप बैलों के अंदर घुंघरू बनते हैं उनकी बात करिए, परंपरागत खेती की बात करिए। जितना भी, जो भी लोकेश जी जितनी मेहनत करवाएंगे, देवेंद्र जी अपने खेत में जितनी मेहनत करेंगे, इनके उत्पाद में विवेक जी के माध्यम से वो हम तक पहुँचेंगे। प्राकृतिक खेती के उत्पाद हम उसे लिखेंगे। वाक्षी के अंदर जब भी आप ऑर्डर डालेंगे, आप ये बोलेंगे हमें प्राकृतिक खेती का उत्पाद चाहिए, तो वो प्राकृतिक खेती का जो भी सीधा कंट्रीब्यूशन है देवेंद्र जी तक जाएगा। और आप वहाँ बैठे हुए सपोर्ट करेंगे कि वाक्षी के माध्यम से देवेंद्र जी तक हमने ये करा और इस खेत को हमने केमिकल से बाहर निकाला। याद रखिएगा, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद गर्व होगा अपने बच्चों को ये बताते हुए, जब वो पूछेंगे जीवन में आप आए, धरती पे आप आए, आपने क्या किया। मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगा, मैं माध्यम बन पाया कि लोकेश जी के माध्यम से, देवेंद्र जी के केमिकल वाले खेत में से हमने जो चीज़ें उगाई, उसने जाके कम से कम 100 बच्चों की थाली के अंदर वो गुड़ दिया, वो आलू दिया जो जहर नहीं था, जो अमृत था। आपके वहाँ से ये होगा, हमने प्राकृतिक खेती के उत्पाद को खरीदा तो हमने देवेंद्र जी तक वो राशि पहुँचाई जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, और इस खेत में होने वाली हर एक हलचल की खबर हम ट्रांसपेरेंसी से आप तक पहुँचाते रहें। ईश्वर का ये आशीर्वाद है कि हम सब लोग यथार्थ रूप से ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। लोकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, रोग की बहुत छोटी परिभाषा है, इतनी सारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आपके खेत में जो रोग आता है, ट्रेनिंग का पार्ट है वैसे ये, ज़्यादा पानी और ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ आपके खेत में नुकसान पहुँचाएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी खेत में जाओ जिसके खेत में पानी कम आता है, दवाइयाँ कम लगती है, वो होता है गरीब, उस गरीब के पास में जाओ, उसका गन्ना और से बेहतर मिलेगा। दूसरी एक एग्जाम्पल और दे दूँ मैं, खेती संस्कृति मैंने बताई, जो बाबूजी खेत का जो चक्कर लगाता है बड़ा बुजुर्ग अपने खेत का, उसका खेत कुछ अलग होता है या नहीं होता है, मुझे ये बता दो। अलग होता है, वो कुछ नहीं करता, एक ही गन्ना झुक गया तो उसने सीधा कर दिया, क्योंकि पौधे के अंदर वाइब्रेशन होती है। सही बात। तो मेरा सिर्फ यही है आज का जो मैसेज मैं देना चाहूँगा, खा के हम बीमार हुए, खा के ही हम ठीक होंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और किसी डॉक्टर की, किसी लैब की दावे के साथ तो नहीं कहता, लेकिन महसूस करके कहता हूँ, जीभ में 3,20,000 ग्रंथि होती हैं। सही बात। उसी स्वाद को पहचान लेंगी, सही बात, जो उसका वास्तव में नेचुरल स्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ये बात है। और अभी वीडियो की जब स्टार्टिंग हुई होगी, हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए हो, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार करेंगे। विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है। समझिएगा किस तरीके से ये प्रणाली जो है, आप भी इसमें भागीदार रहने वाले हैं। ऐसा तंत्र बनाते हैं। वाक्षी पिछले 5 साल से जो भी काम करती आई है, उसमें हमेशा हमने वो रास्ता निकालने की कोशिश की है जिसमें जितने भागीदार हैं वो सब लोग मिलकर कोई अच्छी चीज़ उगाएं, और जिसमें पांचों जो हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा उत्तम अर्जित कर पाएँ, जिसमें आप भी भागीदार हमेशा रहे। सबसे पहले आते हैं विवेक जी। विवेक जी की जो पिताजी हैं, गुडविल बहुत ज़्यादा है, श्री कांति प्रसाद जी, और इनके माध्यम से आप पिछले की जो वीडियोस देखेंगे, भाई साहब जो कांति प्रसाद जी हैं बाबूजी, इन्होंने हर साल मेला ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में,
किसानों को बुलाते हैं, खुद जैविक खेती करते हैं। अभी इनके खेत के ऊपर भी जाएंगे। अभी गन्ना हम आपको दिखाएंगे, जो विवेक जी ने, कांति प्रसाद जी ने अपनी मेहनत से ऑर्गेनिक गन्ना उगाया है इस साल प्राकृतिक खेती का, वो गन्ने का आपको गुड़ और खांड जो है वाक्षी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और देवेंद्र जी जो काम करेंगे उसके माध्यम से भी आपके पास चीज़ें आने की कोशिश करेंगे। तो कांति प्रसाद जी की जो गुडविल है उसके माध्यम से पहले तो हमने उन किसानों को हम कर रहे हैं जो इच्छा रखते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएं और उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। तो विवेक जी का और कांति प्रसाद जी का रोल ही यही है कि इस तरह की चीज़ें बनानी है, कम से कम 5-7 किसानों को हम इकट्ठा करें और केमिकल से इस तरफ लेकर आएँ। लोकेश जी, इनके साथ में ज़्यादा बेटर एक्सपर्ट मुझे नहीं लगता जो खेत के अंदर मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि देवेंद्र जी जैसे ही केमिकल की तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, कोई भी मुश्किल आई तो जाएंगे किसके पास? कोई भी किसान जो है चाहे कोशिश भी करेगा खेत को बर्बाद नहीं कर सकता। वही बात पहले आती है, अगर खेत में से अन्न ही नहीं होगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या रात को? मजबूरी में वापस आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन ना उपजे, इसके लिए लोकेश जी का मार्गदर्शन रहेगा। इनके मार्गदर्शन के अंदर ही कितनी फसल को हमें करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना उत्पाद निकालना है, वो लोकेश जी पहले देवेंद्र जी के साथ बैठकर ये डिसाइड करेंगे। देवेंद्र जी वो किसान हैं जो इस वक्त प्राकृतिक खेती का पालन करते हुए अच्छी चीज़ को उगाएंगे। वाक्षी वो स्टोर रहेगा जिसके माध्यम से आप ऑर्डर करके चीज़ें मंगवा पाएंगे, और आप वो उपभोक्ता रहेंगे जो गर्व से अपने मोहल्ले में, अपने समाज के अंदर जाकर बोलेंगे कि आज जो अन्न मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, केवल अपने बच्चों की सेहत अच्छी नहीं कर रहा हूँ, इस देश की, इस समाज की सेहत अच्छी कर रहा हूँ। क्योंकि इस देश के अंदर जब 10 साल बाद मिट्टी बंजर होनी शुरू हो जाएगी तो ना केवल मैंने अपने अन्न को, जो जिस खेत से वो अन्न आता है, उस खेत को बचाने में अपनी सहयोगिता निभाई, बल्कि मेरे आसपास के 10 घरों का अन्न वहाँ से आ सकता है। इतने खेत को मैं बचाने में कामयाब हुआ हूँ। इस भूमिका को समझिए, इस भूमिका के साथ में जुड़िए, और जो समृद्ध भारत का सपना लिया गया है उसके अंदर अपनी भागीदारी निभाइए, ताकि गर्व से 10 साल बाद जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इस बात पे गर्व हो कि हमने केवल ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर, भाई साहब जैसे कहते हैं, मैं तो उनसे वैसे ही सहमत होता हूँ कि ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर धांधलेबाजी ज़्यादा चल रही है, ग्राउंड वर्क कम हो रहा है। हम उन चीज़ों के साक्षी ना बने, धरातल पे उतरे, रास्ता यहीं से निकलेगा। प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो भाई साहब ने शब्द दिया उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आप में से जो बंधु कुछ बोलना चाहें बिल्कुल बोलें। हाँ जी, इसकी शुरुआत ही करते हैं, क्योंकि भाई साहब पहले से तैयार, मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं जी। सबसे पहले ये जो एक रसोई कहूँगा मैं, हाँ जी, खेत की रसोई बनाए जी 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 जी। तो आज मौका है तो इसका एक तो खाद बनवाना, इसी की खाद बन जाएगी। इसी खाद से आगे गन्ना भी, गेहूँ भी, जो भी इसको करना है, हाँ जी हाँ जी, टाइम टू टाइम डलेगा, वो इनको बताता रहूँगा मैं। जी 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 जी। और ये इनके लिए ऐसा हो जाएगा कि आने वाले टाइम में इनके जो पड़ोसी हैं जी, ये कहेंगे क्या डालते हो, कि मैं कुछ भी नहीं डालता। जी जी जी। और केमिकल के साथ में इसको डालने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर बाय चांस अगर कोई चीज़ है, अगर कोई किसान ये कहता है, मैं एक चीज़ और भी ज़रा जानना चाहूँगा, कोई व्यक्ति अगर केमिकल खेती कर रहा है, वो ये कहता है कि मेरे पास में आपका मार्गदर्शन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, केमिकल के साथ में अगर वो ये इस तरह के गोबर की खेती डाल दे उसमें, तो उससे कुछ बचेगी और बेहतर होगा, और बेहतर हो जाएगा। केमिकल कम उपयोग होगा, इतना तो कम से कम। एक टाइम पे धीरे धीरे वो कम होता जाएगा ना। किसानों की जो समस्या है ना, फील्ड में समझा मैंने। हाँ जी, खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या है। अभी खेत तैयार हुआ, ये खेत दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, दिखाओ जी, एक बार दिखाओ। ये तैयारी कर रहे हैं आलू की। हाँ जी, पूरी तरह। एक बार मैं बता दूं, जैसे जो दर्शक हैं, जो फसल हमने उगाई है उसके साथ साथ जो भी घास, जो अनवांटेड ग्रोथ होती है, बोल रहे हैं ना। सही बात, बिल्कुल। हाँ जी। अब ये एक समस्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे पानी आते ही ये और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इसका कारण क्या है? उसका कारण है ये घर का सारा कूड़ा कचरा, मोहल्ले का सारा कूड़ा कचरा जो भी है, पक्षी का बैठना, वो सारा, और वे बीज डिकम्पोज नहीं होते। आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अपने खेत में कच्चा गोबर मत डालो। अभी गन्ने में देखा मैंने कच्चा गोबर पड़ा हुआ है, इसको डिकम्पोज करके अगर आप डालोगे, सबसे पहले आपके यहाँ पे खरपतवार खत्म तो होगा नहीं, लेकिन आपके यहाँ देसी खरपतवार होगा जिसकी जड़ तो इतनी छोटी होगी, और मल्चिंग के लिए उसमें बड़ा फैलाव होगा, जैसे पालक टाइप का आपने देखा होगा। अंगूठे से आप ठोकर मार दें तो फट जाएगा, जबकि ये डिल्ला है, आप फावड़े से भी खोद दें तब इसकी जड़ रह जाती है। तो देखो, सिस्टम में अगर आप आओगे, क्योंकि सिस्टम वाला आदमी ज़्यादा लाइफ को ठीक से जी पाता है। वो टीचर है, नहीं टीचर है, डॉक्टर है, हर जो भी आदमी जो जॉब में है, वो जो सिस्टम है ट्रेनिंग वाला, वो आदमी तरीके से काम करता है। और अनट्रेंड आदमी के साथ में क्या होता है कि जिसका बढ़िया दिख गया, जो भी अच्छा लगा उसको करना शुरू कर दिया। सही बात। और उसका आने वाले टाइम में नुकसान होता है। तो आज हम इसको भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। वैसे मैं तो चाहूंगा कि जैसे इन्होंने नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया कि खेत की रसोई है। जी जी, बहुत बढ़िया। खेत की रसोई का क्या चल रहा है वो भी हम जो है फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके साथ थोड़ा शेयर करते रहेंगे, लगातार शेयर होती रहेगी। बस बस। आपने क्या किया है,
तो थोड़ा सा जो और किसान है उनको भी थोड़ा फायदा मिलता तो अभी- खेत को समझना है जैसे एक माँ है बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके लिए रसोई घर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक अभी रसोई घर बना के काम भाई शुरू साहब हो के उसमें। पड़ोस में ही मैंने किचन गार्डन तैयार करा है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले टाइम में हर घर में मेडिकल स्टोर खुलने जा रहे हैं। सही बात है। कौन से? ऑर्गेनिक सब्जी आता है, हाँ। ऑर्गेनिक सब्जियों के, प्राकृतिक सब्जी हो गया वो। प्राकृतिक सब्जियों के हर घर में मेडिकल स्टोर खुलने जा रहे हैं। बस तरीका बदल जाएगा। बस तो आज की टाइम अपनी सब्जी खुद उगाइए घर में, क्या जी, दिक्कत जी। है। हाँ। और उगती है जी। उगती है, सही बात है। तो कोशिश करेंगे इस तरह के नए प्रयोग जब करेंगे तभी कोई एक नई दिशा हम लोगों की निर्धारित हो पाएगी। फिर से कहूँगा, ईश्वर का दिया हुआ सौभाग्य है कि हम सब लोग इस चीज़ के साक्षी हो पा रहे हैं, आप वहाँ बैठे हो पा रहे हैं। प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ कामयाबी मिलेगी, कुछ असफलता मिलेगी, लेकिन जो इंसान कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाज के बदलाव के लिए साक्षी ज़रूर बनेगा। आएँ उस बदलाव की तरफ चलें, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी समस्या जो भाई साहब ने बताया, शुद्ध अन्न हमारे बच्चे नहीं खा पा रहे, शुद्ध जल पी नहीं पा रहे, शुद्ध वायु जो है उसमें सांस नहीं ले पा रहे। इसमें से किसी अंश को तो पकड़कर कुछ तो करने का प्रयास करें। जिस तरफ भी हम आगे बढ़ सके ऐसा बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम समय के अंदर ये चीज़ हमें ज़रूर याद आएगी कि जब हम धरती पर आए थे तो समाज और देश के लिए कुछ तो करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी मंशा हमारे मन के अंदर पैदा हो और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में जिस प्रकार से सैनिक देश की सरहद की जो पूरी रक्षा करता है, हम सब लोग जो सुबह से शाम तक इन सारे अन्न को खा रहे हैं, किसानों के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, आए मिलकर इस खेत के अंदर हर एक व्यक्ति की, मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, अपनी अपनी भागीदारी को निभाएं और देवेंद्र जी जैसे किसानों की मदद करें कि इनको पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की तरफ लाकर अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ अन्न का उत्पादन हम करें। आइए दूसरे खेत की तरफ चलते हैं जो हमारा जैविक खेत है गन्ने का, और उसमें से और चीज़ें बातें और समझ में आएंगी। भारत वंदे मातरम।